नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कानपुर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का जो मामला है वो उसने सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया। और आरोपी विकास दुबे जो है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उस पर इनाम की रकम अब बढ़ा दी गई है और 1 लाख रुपए कर दी गई है। इधर विकास दुबे का तो कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन विकास को पकड़ने के लिए 40 थानों की जो फोर्स है वो अब लगा दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अब मुस्तैद हो गया है। इलाके के थाना इंचार्ज को मुठभेड़ से पहले भाग जाने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही विकास के मुखबिर होने के शक में थाने के हर कर्मचारी की जांच भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उस वक्त पैदा हुई, इससे कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस के वहां दबिश देने की जो जानकारी थी वो विकास दुबे और उसके साथियों को पहुंच गई थी और उसी के चलते उसने घात लगाकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या थाने के किसी पुलिस वाले ने ही पुलिस के मूवमेंट की जानकारी तो नहीं दी। इससे पहले कल विकास दुबे के घर को पुलिस ने जेसीबी मशीन से गिरा दिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही घर में रखी महंगी गाड़ियों को भी पुलिस ने तहस नहस कर दिया है। जिस जेसीबी मशीन से विकास दुबे ने उसके घर आ रही पुलिस का रास्ता रोका था, आज उसी जेसीबी से पुलिस ने विकास का घर ढहा दिया। जेसीबी की चोटों ने सिर्फ विकास दुबे की कोठी ही नहीं ध्वस्त की, उसके अजेय होने का मिथक भी ध्वस्त कर दिया। और लोगों का कहना था कि इसने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था और उस जमीन पर ही मकान बनाया था। और ये मकान जो है इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना रखा था। यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ होती थी, हथियार जमा होते थे, नीचे बंकर बना रखा था। पुलिस ने सिर्फ विकास के ही 2 घर नहीं तोड़े, उसके मामा का वो घर भी जमींदोज कर दिया, जिसमें उन लोगों ने डेप्यूटी एसपी देवेंद्र मिश्रा को शहीद कर दिया था। देवेंद्र मिश्रा को शायद ये भी एक श्रद्धांजलि थी। इसके पास से पुलिस की लूटी हुई ग्लॉक पिस्टल 9mm की बरामद हुई है और इसने भी पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई थी और इसी के घर में खींच करके हमारे क्षेत्राधिकारी जो सीओ साहब थे उनकी नृशंस हत्या की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज विकास दुबे कांड और यूपी की कानून व्यवस्था पे यूपी के नेताओं से डिजिटल मीटिंग की और उन्हें कानपुर में घायल हुए सिपाहियों को देखने भेजा। बेखौफ अपराधी जिस निडरता के साथ लगातार अपराध को करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व के और वर्तमान की सरकारों का पूरा संरक्षण उन्हें प्राप्त रहा है। उधर पुलिस ने विकास दुबे के भाई के घर लखनऊ में छापा मारकर 2 एम्बेसडर कारें और 1 बाइक जब्त कर ली। इनमें से एक कार एम परिवहन साइट पे सरकार के नाम है। विकास की मां ने बताया कि विकास 25 साल तक 3 पार्टियों में रहे हैं और तमाम दलों के लोग उसे पसंद करते हैं। बसपा में रहे 15 साल, 5 साल भाजपा में रहे और सपा में 5 साल थे। अभी जिला पंचायत हैं। कौन नेता थे जो सबसे ज्यादा इनको मानते थे? सब नेता चाह तो जो पार्टी में जो पार्टी में नहीं है वही नेता तो चाहिए। अगर ये काम 1990 में हुआ होता, जब बताते हैं कि उसने अपराध की जिंदगी शुरू की, या पिछले 30 सालों में अगर उसे सियासी संरक्षण नहीं मिला होता, तो आज ये करने की नौबत नहीं आती जिसकी नौबत आज आई है। कानपुर में साहिब आलम और अरुण अग्रवाल के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर पुलिस सोशल मीडिया पर विकास दुबे के समर्थन में आने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने इसे लेकर 2 थानों में एफआईआर दर्ज करना शुरू भी कर दिया है। कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के एक सहयोगी दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया है। अग्निहोत्री को कल रात एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दयाशंकर अग्निहोत्री घायल भी हुआ है। उधर वाराणसी में पुलिस पर कुछ लोगों ने सामूहिक हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी के स्थानीय नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। मामला वाराणसी के सुंदरपुर इलाके का है, जहां बीजेपी के एक स्थानीय नेता विकास पटेल सुंदरपुर पुलिस चौकी इंचार्ज और फैंटम दस्ते के सिपाही से बीच सड़क पर कुछ साथियों के साथ ही उलझ गए। घटना बीच सड़क पर हो रही थी, इसलिए वहां किसी ने भी घटना का वीडियो बना लिया है वहां पर, और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अब बात कह रहे हैं।
सावन का महीना वैसे तो सभी के लिए जीवन में हरियाली लेकर आता है, लेकिन इस सीजन कोरोना के खतरे के चलते कारोबार पर पड़े असर से वाराणसी के व्यापारी खासे निराश हैं। कल से सावन जो है अब वो शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालु पहले की तरह ना तो जा सकेंगे और ना ही पहले की तरह जल चढ़ा सकेंगे। कांवड़ तीर्थयात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। ऐसे में कांवड़ तीर्थयात्रियों की ड्रेस और कांवड़ यात्रा से जुड़े सामान की बिक्री भी अब नहीं हो रही है, जिससे दुकानदारों में चिंता है कि 3 महीने बाद सावन शुरू हो रहा है और उसमें भी कांवड़ पर प्रतिबंध लगने की वजह से लोगों का व्यापार ठप है। यानी कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद व्यापार शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी व्यापार चालू नहीं हो पा रहा है। उधर मुरादाबाद के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आने जाने वालों के लिए खासी दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें भरे हुए पानी से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह की उमस और गर्मी लोग झेल रहे थे, कहीं ना कहीं उससे भी लोगों को राहत जरूर मिली है। और मानसून पूरे देश में ही दस्तक दे चुका है, तो भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी रह रहकर बारिश हो रही है। सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के वैज्ञानिक एस पांडे के अनुसार पिछले 24 घंटों में वर्षा की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश का छतरपुर, होशंगाबाद, भोपाल इन संभागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों में उम्मीद है कि साल की गतिविधि जो है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी बारिश की संभावना उन्होंने जाहिर की है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मौसम लगातार कहर बनकर टूट रहा है। कई परिवारों पर दुख जो है वो छा गया। एक बार फिर यहां पर बिजली गिरने से 23 लोगों की जान चली गई है बिहार में। और अगर आपको अलग अलग इलाके बताएं तो भोजपुर है जहां पर 9 लोगों की जान गई है, सारण में 5 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कैमूर में 3, पटना और जहानाबाद में 2-2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। बक्सर और गया में भी एक व्यक्ति ने बिजली से अपनी जान गंवाई है। मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, वैशाली, नालंदा समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को 8 और गुरुवार को 26 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई थी। उधर पटना में भी मानसून सक्रिय है। कल के बाद आज भी राजधानी में अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया और इसी तरह की स्थिति 10 जुलाई तक रहने की उम्मीद भी यहां पर मौसम विभाग जता रहा है। और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की कोरोना जो टेस्ट है उनका वो नेगेटिव आया है। कल ही उनका सैंपल लिया गया था और कल ही जांच रिपोर्ट भी आ गई थी। दरअसल बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि उनके साथ संपर्क में थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। ऐसे में कहीं ना कहीं डर सता रहा था और उनके साथ 1 जुलाई को एक कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे मुख्यमंत्री। इसी के चलते मुख्यमंत्री की जांच की गई। नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री आवास से कुल 16 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। और पटना में आज आरजेडी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल रैली निकाली है। इस साइकिल रैली में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ कई पार्टी के समर्थक भी शामिल हुए हैं। कुछ दिन पहले भी तेजस्वी ने इसी तरह की रैली जो है वो निकाली थी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। तो अब जो बिहार की सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और आरजेडी इस बार नीतीश कुमार को पटकनी देना चाहती है। उधर असम में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। शनिवार को राज्य में 1202 नए मामले सामने आए, जिसके बाद सभी चौंक गए हैं और इन नए मामलों में 777 जो मामले हैं वो अकेले गुवाहाटी से हैं। पिछले 10 दिनों में करीब 3000 कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसे देखते हुए अब सरकार ने गुवाहाटी में 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने भी असम को राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट किया है और गुवाहाटी में हर दिन कम से कम 10,000 टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। IIT गुवाहाटी में भी कोविड केयर